दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार लोनिया केमिस्ट्री क्लासेज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों अपन ने पिछली क्लास में डीएल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, डीएल विन्यास ग्लूकोज में और आपके एमिनो एसिड्स में। उसके आज आगे की बात करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे जो आपकी जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स होती है उसके बारे में, उसकी ओपन स्ट्रक्चर्स कैसे बनती है, साइक्लिक कैसे होती है और उसके द्वारा अपन उसकी हार्वर्थ स्ट्रक्चर कैसे बना पाते हैं। तो दोस्तों अपना टॉपिक रहेगा साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज की। तो टॉपिक रहेगा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और जो ग्लूकोज होगा वो आपका होगा दोस्तों प्लस ग्लूकोज। समझ गए मेरी बात को? यहां पर लिख सकता हूं मैं प्लस ग्लूकोज। दोस्तों देखना, ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन ग्लूकोज की, इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको कुछ तथ्य बता रहा हूं। उस तथ्यों के आधार पर ये पता चलता है कि वो तथ्य है वो ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर को समझाने में, उसकी चक्रीय संरचना को समझाने में असफल रही। दोस्तों आप जानते हो जहां कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ते हो, एल्डिहाइड्स पढ़ते हो, वहां आपने देखा होगा कार्बोनिल जो कंपाउंड्स होता है वो रिएक्शंस करता है आपका इस सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में, और इस सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में रिएक्शन करने पर ये एक प्रकार का बनाता है, यौगिक उत्पाद बनाता है दोस्तों, एडक्ट प्रोडक्ट बनाता है। समझ गई मेरी बात को? चलिए, तो यहां क्या बनता है, एक एडक्ट प्रोडक्ट बनता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां संपन्न होती है, एक यौगिक उत्पाद बनाता है। ऐसा आप जानते हो। चलिए, तो दोस्तों ये इसके बारे में नहीं बता सका ग्लूकोज, क्योंकि यहां पर जो CH2 समूह होता है वो शायद फ्री नहीं रहता, इस कारण ऐसा होता है। इसके अलावा ये 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता। क्या नहीं देता? ये पहला तो ये हो गया। दूसरा 2,4-DNP ये टेस्ट भी नहीं दे पाता है आपका ग्लूकोज, जबकि आपके जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो 2,4-DNP टेस्ट देते हैं। देखना दोस्तों क्या होता है 2,4-DNP, ये होता है 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन। हाइड्राजीन जानते हो आप? चलिए, ये आपका होता है हाइड्राजीन NH2NH2। क्या करोगे, इसका एक हाइड्रोजन हटाओगे और हाइड्रोजन हटाने के बाद में यहां पर आप रिंग लगाओगे। फेनिल समूह लगा दिया, एक फेनिल रिंग लगा दी। अब देखना यहां से इसका मतलब 2 नंबर पोजीशन ये हो गई। यहां आपका क्या होगा, कोई NO2 समूह होगा। इसके अलावा दोस्तों यहां आपका देखो 1 2 3 4, यहां क्या होगा आपका, कोई NO2 समूह होगा। इसको बोला जाता है 2,4-DNP, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। दोस्तों आपके जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो इसके साथ रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करेंगे तो यहां पर क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलता है, और वाटर मॉलिक्यूल के बाहर निकलने से कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर आपका NH, और ये आपकी रिंग हो गई जहां पर 2 और 4 पोजीशन पे आपके लगे हुए है नाइट्रो समूह। इसको बोला जाता है दोस्तों 2,4 डाइनाइट्रो, ये तो होती फेनिल हाइड्राजीन, और अब बनेगा ये जो बना है इसको बोलते हैं फेनिल हाइड्रेजोन। इसको बोला जाता है 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजोन, क्योंकि यहां पर क्या आ गया, इस कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य डबल बॉन्ड यहां पर आ चुका है। तीसरी चीज दोस्तों, ये जो आपका सिप अभिकर्मक होता है उस सिप अभिकर्मक के साथ भी रिएक्शंस नहीं करता है, जबकि आप जानते हो
आपका जो एल्डिहाइड होता है वो ये टेस्ट देता है, वो सिप अभिकर्मक के साथ में रिएक्शंस करता है और क्या कर लेता है, वो जो पिंक कलर होता है जिसको आप बोलते हो रोजेनेलिन हाइड्रोक्लोराइड, उसको वह क्या करता है, रिस्टोर करता है। दोस्तों देखना, आपका जो सिप बेस होता है उसकी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे अपन। सिप बेस देखो क्या होता है, तीसरा, ये सिप बेस के साथ में भी रिएक्शन नहीं करता है। इसका मतलब आपका जो ग्लूकोज होता है वो पहला तो मैंने आपको बताया था कि सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में ये योगात्मक उत्पाद नहीं बनाता है। दूसरा, यह डीएनपी टेस्ट भी नहीं देता है। तीसरी बात करेंगे, ग्लूकोज है आपका, वो क्या करेंगे आप, इस सिप बेस के साथ में क्रिया नहीं करता है। चलिए दोस्तों, सिप बेस क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। यहां पर ये आपकी होती है दोस्तों 2 बेंजीन रिंग, और यहां आपका लगा होता है कोई NH2 समूह है, या आपका जिसको आप बोलते हो एमिनो समूह। ये क्या होते हैं, यहां पर एक कार्बन से अटैच होते हैं। इसके अलावा यहां पर एक डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई आपकी रिंग होगी, ये आई बात समझ में। और यहां आपका होता है दोस्तों NH2+ और ये Cl-। इसको बोला जाता है सिप बेस या सिप क्षार। जब क्या करते हो आप, इसमें सबसे पहले SO2 गैस प्रवाहित करते हो। SO2 गैस प्रवाहित करने पर पहले इसका कलर हो जाता होता है, लेकिन SO2 गैस जैसे ही प्रवाहित करते हो तो ये क्या हो जाता है, डीकलरलाइज्ड हो जाता है। और दोस्तों डीकलरलाइज्ड का मतलब हुआ ये रंगहीन हो जाता है। और ऐसा किस कारण होता है, तो ऐसा होता है दोस्तों ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ये ऐसा ऑक्सीकरण के कारण होता है। अब आगे देखना दोस्तों, आपने क्या किया, इसमें एल्डिहाइड लिया। एल्डिहाइड लेने पर अब उसका क्या कर देता है, ये ऑक्सीडेशन कर देता है। और ऑक्सीडेशन किसमें करेगा, वो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन है कार्बोक्सिलिक अम्ल में कर देता है। इसका मतलब क्या लिखोगे आप, आपका जो एल्डिहाइड होता है ये रिस्टोर करता है किसको, पिंक कलर को, समझ गए। और वो किसका होता है, रोजेनेलिन हाइड्रोक्लोराइड। तो यहां लिख दूंगा मैं, जो आपका एल्डिहाइड होता है ये एल्डिहाइड क्या करता है, रिस्टोर करता है। रिस्टोर करता है इसका मतलब वो संरक्षण करता है। और वो संरक्षण किसका करता है दोस्तों, वो पिंक कलर का करता है। और वो पिंक कलर क्या होता है आपका, किसका होता है, वो होता है रोजेनेलिन HCl का। रोजेनेलिन हाइड्रोक्लोराइड का वो दोस्तों क्या होता है, यहां पर आपका पिंक कलर होता है। और दोस्तों ये टेस्ट कीटोन्स नहीं देते हैं। इसका मतलब सिप क्षार के साथ में आपकी बात करेंगे, ये सिप क्षार है। इस सिप क्षार के साथ में आपके एल्डिहाइड तो टेस्ट देते हैं, लेकिन आप जो कीटोन होते हैं वो इस सिप क्षार के साथ में ये टेस्ट नहीं देते हैं। ये बात की दोस्तों अपन ने। इसका मतलब 3 कंक्लूजन निकल गए अपने पास में। तीनों कंक्लूजन इस प्रकार के निकल के आए, 3 तथ्य निकल के आए। सबसे पहले मैंने बताया आपको, जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स को ये तथ्य नहीं बता सकते। कौन कौन से, सबसे पहले तो वो सोडियम बाइसल्फाइड का यौगिक उत्पाद नहीं बनता है, समझ गए मेरी बात को। दूसरा, यानी NaHSO3 के साथ में वो क्रिया नहीं करता है, जबकि आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स क्रिया करते हैं। दूसरी बात दोस्तों मैंने आपको बताई कि H2,4 DNP टेस्ट भी नहीं देता है, कौन, ग्लूकोज आपका। तीसरी बात की ओर बढ़ते हैं। तीसरी बात ये जो आप जानते हो सिप बेस है, उस सिप बेस के साथ में भी क्रिया नहीं करता है। चलिए दोस्तों, चौथी बात क्या होती है, जैसे आप जानते हो मैंने अभी आपको
पीछे की जो क्लास ली थी उसमें बताया था कि ग्लूकोज है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में क्रिया करता है और वो बनाता है आपका पेंटा एसीटेट बनाता है। लेकिन दोस्तों ये जो बना हुआ पेंटा एसीटेट होता है आपका, ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में क्रिया नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मुक्त एल्डिहाइड समूह होता है, उसकी अनुपस्थिति को क्या करता है, व्याख्या करता है या उसके बारे में बताता है, उसको इंगित करता है। दोस्तों चौथी बात करेंगे अपन। मैंने बताया आपको कि आप जानते हो ग्लूकोज की जब आप क्रिया करवाते हो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, तो आपका बनता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ये क्या करता है, हाइड्रोक्सिल एमीन होती है उसके साथ क्रिया नहीं करता है। इसका मतलब ये आपको बताता है कि ग्लूकोज में जो आपका एल्डिहाइड समूह होता है वो कैसा होता है, वो दोस्तों फ्री होता है, वो मुक्त होता है। चलिए इतनी बात की। अब बात करते हैं ग्लूकोज की कौन कौन सी फॉर्म होती है। दोस्तों ग्लूकोज की दो फॉर्म होती है, एक फॉर्म होती है अल्फा ग्लूकोज और दूसरी होती है बीटा ग्लूकोज, यानी अल्फा फॉर्म और आपके बीटा फॉर्म। ग्लूकोज के जो मैं लेता हूं कंसंट्रेट सॉल्यूशन बनाता हूं उसका, और उसको मैंने क्या किया 303 केल्विन पर उसका क्रिस्टलीकरण करवाया। क्रिस्टलीकरण करवाने पर आपको प्राप्त होता है अल्फा ग्लूकोज, जिसका मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको जहां फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई थी वहां बताया था कि 419 केल्विन होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं ग्लूकोज की फॉर्म की। देखना ग्लूकोज के दो रूप होते हैं और वो किस प्रकार होते हैं देख पाओगे आप। इधर देखो दोस्तों, आपके जो ग्लूकोज होता है यह ग्लूकोज दो फॉर्म में पाया जाता है। एक आपका होता है अल्फा ग्लूकोज और एक आपका होता है दोस्तों बीटा ग्लूकोज। चलिए ये है मेरे पास में ग्लूकोज, यहां से मैं अल्फा ग्लूकोज प्राप्त कर सकता हूं और यहां से आपका प्राप्त होता है बीटा ग्लूकोज। इसका लेना है आपको कंसंट्रेट सॉल्यूशन। जानते हो कंसंट्रेट का मतलब सांद्र विलयन लेना है, ठीक है। क्या करते हो, जब इसका करवाया जाता है 303 केल्विन पर क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण करवाते हो तो आपका प्राप्त होता है अल्फा ग्लूकोज। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों वो होता है 419 केल्विन। और जो आपका ग्लूकोज है उस ग्लूकोज से आपको बीटा ग्लूकोज प्राप्त करना है तो दोस्तों आपको 373 केल्विन टेम्परेचर लेना है, 373, और इसका क्या करवाना है आपको क्रिस्टलीकरण करवाना है। जब आप क्रिस्टलीकरण करवाओगे दोस्तों तो आपका प्राप्त होता है बीटा ग्लूकोज, और इस बीटा ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों वो इस अल्फा ग्लूकोज की तुलना में ज्यादा होता है। तो बीटा ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट आता है वो 419 आता है, मात्र 4 का ही फर्क है, कितना हो गया 423 केल्विन। अब देखना मेल्टिंग पॉइंट बीटा ग्लूकोज का 423 केल्विन, और इधर इसका क्या हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन। चलिए अब यहां से आप बता सकते हो, स्टेबिलिटी बता सकते हो मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर, समझ गए, बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। चलिए ये जो अभी अपन ने बात की थी अल्फा और बीटा, इसका मतलब ग्लूकोज की दो फॉर्म होती है, एक आपकी होती है अल्फा और एक आपकी होती है बीटा। तो निष्कर्ष ये निकाला गया कि जो ग्लूकोज होता है वो दो फॉर्म में पाया जाता है, एक तो आपका होगा अल्फा होगा और दूसरा आपका होता है बीटा। इसके आधार पर एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है टोलेन। उस टोलेन नामक वैज्ञानिक ने जो आपका ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज की एक स्ट्रक्चर दी और उसको बोला जाता है साइक्लिक
स्ट्रक्चर, चक्रीय संरचना दी। और ये जो चक्रीय संरचना होती है आपकी दोस्तों हेमी एसिटेल संरचना होती है। दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर होती है आपकी हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर होती है। दोस्तों हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर कौन सी होती है? आप कार्बोनिल कंपाउंड्स जहां पढ़ते हो वहां आपने पढ़ा होगा कार्बोनिल कंपाउंड्स में कि आपके जो भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एल्कोहल के साथ क्रिया करेंगे तो वो या तो देते हैं आपके हेमी एसिटेल, हेमी कीटेल, और बाद में क्या करते हैं वो कीटेल देते हैं या एसिटेल देते हैं। कैसे दोस्तों? चलिए देखना, ये दिखाई दे रहा आपको कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इस कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन मैंने करवाई एल्कोहल के साथ में। ये सब आप बातें पढ़ते हो आप कार्बोनिल यौगिक में। चलिए क्या होता है दोस्तों, एसिडिक मीडियम में करवाते हैं, करवाने पर क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, यहां OH आया और यहां क्या आया आपका दोस्तों OR। तो देखो एक ही कार्बन पर 2 ऑक्सीजन एटम लगे हुए हैं, दिखाई दे रहा है एक ही कार्बन पर 2 ऑक्सीजन एटम लगी हुई है, लेकिन एक ऑक्सीजन एटम के साथ में क्या लगा हुआ है, कोई एल्किल समूह लगा हुआ है, और दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ में कोई हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है। तो इसको दोस्तों बोला जाता है हेमी एसिटेल या हेमी कीटेल। ये हो गया आपका हेमी एसिटेल या हेमी कीटेल। दोस्तों फिर से क्या करते हो आप, इसका एसिडिक मीडियम लिया और इसमें क्या डाला आपने, एल्कोहल डाला। एल्कोहल डालने पर आप देखना यहां से H2O रिलीज होगा, क्या बनेगा, एक ही कार्बन पर 2 ऑक्सीजन एटम तो लगे हुए हैं, लेकिन इन ऑक्सीजन एटम के साथ में आपके एल्किल समूह भी लगे हुए हैं। दोस्तों ये हो गए आपके कीटेल या जिनको बोला जाता है एसीटेल। तो ध्यान रखना कार्बोनिल कंपाउंड्स की क्रिया करवाते हो आप एल्कोहल के साथ में तो आपके हेमी एसिटेल बनते हैं, हेमी कीटेल बनते हैं। वापिस एक बार और क्रिया करवाओगे तो आपके कीटेल बनते हैं और क्या बनते हैं, आपके एसिटेल बनते हैं। तो जो स्ट्रक्चर होती है आपके ग्लूकोज की दोस्तों उसमें आपको इस प्रकार की बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, समझ गए। और ये क्या होती है, हेमी एसिटेल। अब ध्यान रखना आपको मैं आगे बताऊंगा एनोमेरिक कार्बन या एनोमर्स जहां पढ़ाऊंगा वहां पर ये चीज आपकी लागू होगी। आपको मैं कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा वहां पर बताऊंगा कि एनोमर्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो एनोमर वो होते हैं जिनके एक ही कार्बन पर 2 ऑक्सीजन एटम्स लगी हुई होती है। वो बात की बात है, अभी केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका हेमी एसिटेल हेमी कीटेल कौन सा होता है। अभी थोड़ी देर बाद में आपको यहां पर पता भी चल जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ये आपका कार्बन है, यहां पर एक ही कार्बन पे OH है और इधर क्या लगा हुआ है, आपका OR लगा हुआ है। इसको दोस्तों बोला जाता है हेमी एसिटेल या हेमी कीटेल। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जो टोलेन के द्वारा इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स दी गई, फिर उसकी बनाते अपन अल्फा फॉर्म बनाते हैं, उसकी बीटा फॉर्म बनाते हैं और अल्फा और बीटा के आधार पर उसके हावर्थ स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए देखना दोस्तों, क्या करते हैं। देखो आप ग्लूकोज की स्ट्रक्चर जानते हो, 1 नंबर जो कार्बन होता है उस 1 नंबर कार्बन पे आपका होगा एल्डिहाइड समूह है। चलिए देखना दोस्तों, ये आपका 1 नंबर कार्बन, यहां क्या हुआ, आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। चलिए 2 नंबर कार्बन होता है, यहां H होता है और यहां क्या होता है, आपका OH होता है। फिर देखना दोस्तों 3 नंबर कार्बन पे जो OH होता है वो लेफ्ट की तरफ होता है, कार्बन यहां OH फिर यहां OH, 4 पे आपका H इधर OH फिर 5 पे H यहां OH और यहां हो गया आपका CH2OH। चलिए दोस्तों अब देखना, ये तो हो गई इसकी ओपन
चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की हो गई ये खुली श्रृंखला। क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था हाईएस्ट कायरल सेंटर ये होगा इसका, मतलब इसमें जो बॉन्डिंग बनेगी आपकी वो C5 कार्बन, देखो 1 2 3 4 5, ये C5 कार्बन क्या करता है, इस के साथ में जुड़ेगा और इसके साथ में जुड़ के ये क्या बना देता है, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर का फॉर्म कर देता है। दोस्तों इस ऑक्सीजन के पास में क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर यहां से यहां आए, इस कार्बन पे टेक किया, कार्बन पे टेक किया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इधर शिफ्ट हो गए, जहां क्या बना, देखो ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव और ये H+ यहां से निकल गया। समझ गए मेरी बात को? तो ये H+ और ये O-, इन्होंने क्या कर लिया, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली। दोस्तों जैसे इन्होंने बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाने के बाद में देखना, ये जो ऑक्सीजन एटम आपका दिखाई दे रहा है आपको, ये ऑक्सीजन एटम इस कार्बन से क्या बनेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और यहां पर आप क्या बता दोगे दोस्तों, उसकी हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बन गई। कैसे होता है देखना दोस्तों, आपने इधर लिखा HC, मैंने बताया कि ये क्या बना लेते हैं, इसका O- और इसका H+ OH बना लेते, बना लिया। चलिए दूसरे नंबर कार्बन पे क्या था आपका HCOH, तीसरे नंबर कार्बन पे HO इधर और आपका H, समझ गए? इसको लिख देता हूं मैं HO। अगला जो आपका कार्बन था 4 नंबर वाला, उस पे ये दिख रहा है आपको HOH, 5 नंबर वाला कार्बन यहां H। दोस्तों देखना, इसने तो बना दिया OH और इसकी जो ऑक्सीजन एटम थी इन्होंने क्या बना लिया, यहां पर एक बॉन्ड बना लिया जिसको आप ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी कहते हो। ये इसकी हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनी। अब देखो मैंने बोला था कि ग्लूकोज की 2 फॉर्म होती है, एक आपकी होती है अल्फा फॉर्म और एक आपकी होती है बीटा फॉर्म। दोस्तों यदि आपको राइट साइड में OH दिखाई दे इस कार्बन पे, तो उसको आप बोलते हो अल्फा ग्लूकोज। क्या बोलते हो, अल्फा ग्लूकोज। देख पा रहे हो, समझ गए? तो ये हो गई अल्फा और इसको बोलूंगा मैं D+ ग्लूकोज। D तो पता है, मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा था जहां पर DL कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया था। OH समूह है, लेफ्ट की ओर स्थित है, समझ गए? हाईएस्ट कायरल सेंटर पे, तो वो क्या होता है आपका अल्फा D+ ग्लूकोज होता है। चलिए दोस्तों यहां पर आपने एक चीज नोटिस की, नोटिस ये की कि ये जो आपको कार्बन दिखाई दे रहा है, इस कार्बन पर एक ऑक्सीजन एटम ये हो गया आपका, बताया था मैंने, हेमी एसिटल और आपका हेमिकेटल स्ट्रक्चर में। चलिए इधर देखना, एक ऑक्सीजन एटम आपका यहां ये हो गया, तो 2 ऑक्सीजन एटम यहां के जुड़े हुए है। चलिए इसका मतलब इसको आप बोल सकते हो ये इसकी हेमी एसिटल स्ट्रक्चर हो गई दोस्तों। चलिए दोस्तों देखना आगे, ये तो हो गया इसका अल्फा, इसका बीटा बनाओगे तो 1 नंबर जो कार्बन होगा आपका, उस कार्बन पर यदि OH समूह है आपका, कहां हो, लेफ्ट की ओर हो, बाईं ओर हो, तो उसको आप क्या बोल दोगे, बीटा फॉर्म बोल दोगे। चलिए देखना, कार्बन 2 3 4 5 और यहां क्या आपका CH2OH, और ये वाला कार्बन क्या बना रहा है, आप देख पा रहे हो, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, हेमी एसिटिल, यहां आपका H है। चलिए यहां देखो क्या होगा, आपका OH होगा। बोला है ना मैंने कि ये जो OH है, यदि ये लेफ्ट में होगा तो उसको बोलोगे अल्फा, और यदि इस तरह पर तो उसको क्या बोलोगे आप, बीटा बोलोगे। चलिए दोस्तों 2 नंबर कार्बन पे H हो गया आपका, यहां क्या हो गया, OH हो गया। 3 नंबर कार्बन की बात करेंगे, 3 नंबर कार्बन पे आप जानते हो कि आपका जो OH समूह होता है वो इधर होता है और H इधर होता है। फिर क्या आपका
H और ये आपका OH। दोस्तों इसको बोला जाता है बीटा फॉर्म, क्योंकि ये कहाँ है, ये जो कायरल सेंटर दिख रहा है आपको, यानी ऊपर वाला जो कार्बन दिख रहा है, इसमें OH समूह आपको C1 कार्बन पे आप देखोगे तो OH समूह क्या दिख रहा है आपको, क्लियर है। चलिए, और यहां भी आप देख पा रहे हो, देखो हेमी एसिडल स्ट्रक्चर क्यों बनाई, देखो इस कार्बन पे ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, इधर भी और इधर भी है। इसका मतलब यहां पर जो लिंकेज हुई C1 और C5 के मध्य हो गई, तो यहां जो बॉन्ड बनेगा वो C1 C5 पे से बनाता है, और इसको क्या बोलोगे आप, बीटा D प्लस ग्लूकोज। समझ गए, डिस्क के विन्यास को बताता है, और प्लस और जहां माइनस आपको होते हैं वो उसके क्या बताते हैं, उसके ऑप्टिकल एक्टिविटी को बताते हैं, उसकी घूर्णकता को बताते हैं, ध्रुवण घूर्णकता के बारे में व्याख्या करती है। तो ये दोस्तों हो गए इसका बीटा D प्लस ग्लूकोज। समझ गए, ये जो अल्फा फॉर्म होती है आपकी बीटा फॉर्म होती है, ये सब क्या होते हैं, साम्य में रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो ये अपन ने बात की थी ग्लूकोज की जो अल्फा होती है और बीटा फॉर्म होती है, उसकी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में। अब अपन बात करेंगे अल्फा और बीटा जो फॉर्म होते हैं उसके द्वारा हावर्थ स्ट्रक्चर बनाना। तो यहां पर हावर्थ स्ट्रक्चर्स ऑफ हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और अल्फा एंड बीटा। दोस्तों अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज ये जो आपके होते हैं, इसमें आपने देखा था कि जो 1 नंबर कार्बन था उस पर यदि आपका जो OH था वो राइट की ओर हो तो उसे आप बोल रहे थे अल्फा डी ग्लूकोज, और यदि आपका OH समूह लेफ्ट की ओर था तो आप उसको क्या बोल रहे थे दोस्तों, बिल्कुल समझ गए, बीटा ग्लूकोज। अब देखो आपने देखा था यहां H, यहां C, फिर यहां पर क्या था आपका OH था, ये आपका 2 नंबर कार्बन था, यहां आपका OH था, यहां 3 नंबर कार्बन पे इधर OH था, यहां H था, 4 नंबर कार्बन पे ये था H आपका, इधर क्या था OH, और 5 नंबर कार्बन पे यहाँ H था, और इसने क्या बना रखा था, एक हेमी एसिटिल स्ट्रक्चर बना रखी थी, और यहाँ पर आपका था ये CH2OH। चलिए दोस्तों, ये यहाँ पर है आपका अल्फा डी प्लस ग्लूकोज जो अभी अपन ने देखा था। दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा है, इसकी हावर्थ स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं, तो हावर्थ स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक संरचना काम में लेते हैं जिसको बोला जाता है पायरेन। और ये जो पायरेन स्ट्रक्चर होती है इसमें 6 एटम होते हैं, जिसमें एक आपका हेटेरो एटम विषम परमाणु ऑक्सीजन होता है, और यहां आपके होते हैं पाई बॉन्ड। ये जो है इसको बोला जाता है पायरेन। समझ गए दोस्तों, इसको ऐसे भी आप दर्शा सकते हो। चलिए दोस्तों, अपन बनाते हैं हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की, और ग्लूकोज की जो आपकी हावर्थ स्ट्रक्चर होती है वो पायरेन से समानता दर्शाती है, तो इसको बोला जाता है पायरेनोज भी कहते हैं। अब देखना दोस्तों, अपन बनाते हैं इसकी हावर्थ स्ट्रक्चर्स अल्फा ग्लूकोज की और बीटा ग्लूकोज की। देखिए आपकी ये होती है पायरेनोज रिंग, यहां पर आपका जुड़ा रहता है ऑक्सीजन एटम। सबसे पहले बना रहा हूं मैं अल्फा डी ग्लूकोज की। दोस्तों ये ऑक्सीजन एटम आपको यहां दिखाई दे रहा है,
समझ गए। सबसे पहले क्या करोगे, इसको मैंने बोल दिया C1 कार्बन, ये आपका C2 कार्बन, ये C3 कार्बन, ये C4 कार्बन। समझ गए। ऐसे यहां पर कोई क्या जुड़े होंगे, ग्रुप या एटम्स जुड़े हुए हो सकते हैं, यानी कि आपके कोई एटम्स जुड़े हुए हो सकते हैं या आपके क्या जुड़े हुए हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स जुड़े हुए हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक कार्बन पे अब देखना, इधर जो आपको लेफ्ट वाली दिखाई दे उसको आपको क्या लिखना है दोस्तों, ऊपर की ओर लिखना है। चलिए यहां पर देखो हाइड्रोजन, इसके नीचे क्या आएगा आपका OH आएगा। चलिए दूसरे नंबर कार्बन पे क्या आएगा, यहां ऊपर की ओर H आएगा, नीचे की ओर OH आएगा। चलिए तीसरे कार्बन में देखो OH है, वो ऊपर की ओर आएगा और यहाँ हाइड रहेगा आपका हाइड्रोजन। चलिए ये क्या आ गया आपका OH, यहाँ क्या आ गया H। चौथे कार्बन पे देखो इधर H आएगा, इधर OH है, इसका मतलब ऊपर की ओर क्या आएगा आपका H आएगा, नीचे की ओर क्या आएगा आपका दोस्तों OH आएगा। अब देखो 5 नंबर कार्बन दिखाई दे रहा है आपको, ये समझ गए। और इसने क्या बना लिया है, इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रखा है। बताइए बना रखा है, चलो ऑक्सीजन से बॉन्ड इसने बना रखा है। अब आप देखना यहां आपका हाइड्रोजन आएगा, तो ये तो आपका हो गया C1 कार्बन एटम, ये C2 कार्बन एटम, ये C3 कार्बन एटम, ये C4 कार्बन एटम और ये आपका C5 कार्बन एटम। अब देखो ये C1 है, C2, C3, C4, C5 और ये C6। अब बताओ C6 पे यहां क्या आएगा आपका दोस्तों CH2OH आएगा। आई बात समझ में। तो इस संरचना को बोला जाता है अल्फा डी प्लस, ये क्या है ग्लूकोज है दोस्तों, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज हो गया आपका। चलिए दोस्तों अब देखना क्या होगा, आपको केवल चेंज कहां करना है, आपका यहां ये OH समूह इधर होता है और ये आपका हाइड्रोजन लेफ्ट की तरफ होता है। समझ गए मेरी बात को। चलिए तो यहां पर आपको क्या देखना है, आपका जो OH होगा वो राइट की बजाय जब आप देखोगे किस वाले में, बीटा में, तो आपका OH समूह है वो होता है लेफ्ट में। आई बात समझ में। तो ये तो था आपका अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब क्या करोगे, ये आपका यदि है यहाँ बीटा डी प्लस ग्लूकोज, तो यहाँ क्या होता है आपका OH होता है और यहाँ क्या होगा आपका H होता है। बन गया आपका बीटा डी प्लस ग्लूकोज। इसकी हावर्थ स्ट्रक्चर जब आप फॉर्म करोगे तो क्या होगा दोस्तों, बाकी जैसा आपने बनाया है अल्फा में वैसे ही होगा, केवल आपका जो C1 कार्बन एटम होगा वहां पर डिफरेंस होगा। चलिए देखना दोस्तों, दिखाई दे रहा है, तो यहां ऊपर की ओर क्या आएगा HO, यहां क्या आएगा आपका H आएगा। चलिए इधर देखना 2 नंबर कार्बन पे H OH, 3 नंबर देखा तो OH ऊपर आया, नीचे क्या है आपका H आया। फिर आपने क्या किया 4 नंबर कार्बन पे H ऊपर की ओर OH नीचे, फिर 5 नंबर कार्बन पे आपका H है ही और ये क्या हो गया CH2OH हो गया दोस्तों। आई बात समझ में। ये हो गया आपका बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ये हुआ दोस्तों आपका बीटा डी प्लस ग्लूकोज। समझ गए मेरी बात को। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि केवल C1 जो पोजीशन है उसी में क्या हो रहा है, उसी के कॉन्फ़िगरेशंस में भिन्नता आ रही है। तो दोस्तों ये आपका एनोमर्स होते हैं, इनको एनोमेरी कार्बन भी बोलते हैं। ये अपन आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो ये दोस्तों अपन ने बात की थी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स किसकी, ग्लूकोज की। और ये अपन ने जो बनाया है अभी जस्ट, ये क्या है हावर्थ स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज, हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने यार दोस्तों में
अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में।